नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्री महाकाल धाम का स्पेशल पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं संतान बाधा के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि संतान बाधा क्या है। जी, बहुत सिंपल सा है कि विवाह के बाद भी संतान प्राप्ति में देरी हो जाए या असमर्थता हो जाए तो ये संतान बाधा है। अब एक प्रश्न आता है कि संतान बाधा कैसे मालूम होगी। तो कुंडली में ग्रहों के भाव और दोषों के प्रभाव को देख करके आप संतान के बारे में जान सकते हैं, संतान बाधा के बारे में जान सकते हैं। हम अब देखते हैं कि संतान योग को हम कैसे देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में। जी, संतान योग कैसे दिखाई पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में संतान योग है या नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो ये जो पंचम भाव है ये संतान का भाव होता है। ये पंचम भाव संतान का होता है। इस भाव का स्वामी अगर छठवें बैठ जाए या इस भाव का स्वामी आठवें बैठ जाए या इस भाव का स्वामी 12वें बैठ जाए या इस भाव का स्वामी अपने स्थान से 12वें बैठ जाए तो संतान में प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम काल पुरुष की जन्म कुंडली को देखें तो हम देखते हैं कि किसी भी लाभ को प्राप्त करने के लिए गुरु की अनुकूलता जरूरी है। ये लाभ का स्वामी है। मतलब अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुकूल ना हो या ये पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, इसका मतलब राहु, मंगल, शनि, इन सूर्य, इन ग्रहों से आक्रांत हो जाए या ये छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि संतान में बाधा हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि नवम भाव और सप्तमांश से, यानी इस स्थान से या सप्तमांश से भी हम संतान की प्राप्ति को देख पाते हैं। अब एक दूसरा कारण जो हम देखते हैं वो है कि भाई संतान बाधा के प्रमुख ज्योतिषी कारण क्या हो सकते हैं। तो पंचम भाव का पीड़ित होना, मतलब अगर ये भाव आपका किसी भी कारण से पीड़ित है तो आप मान रखिए कि आपको संतान में प्रॉब्लम आ सकती है। इस भाव का क्रूर ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ग्रहों से अगर ये पीड़ित हो जाए ये स्थान या इस स्थान का स्वामी तो भी आपको संतान में प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बृहस्पति, जो द्वादशेश और बृहस्पति बाई दिवे भाग्येश होता है, अगर ये नीच राशि अशुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गुरु राहु के साथ बैठ जाए, गुरु मंगल के साथ बैठ जाए, तो भी इसका असर आपकी संतत्यावरोध में हो सकता है। कई बार काल सर्प योग क्या है, थोड़ा सा देखें कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह फंस जाएं तो ये काल सर्प होता है। मतलब राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंस जाए तो ये काल सर्प योग होता है। इसका मतलब ये है कि राहु बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाए तो भी आपकी जन्म कुंडली में ये परेशानी आ सकती है संतत्यावरोध की। जब पितृदोष हो, हमारे यहाँ आमतौर पे इस स्थान या इस स्थान से हम पितरों को देखते हैं। कुछ लोग 9 और कुछ लोग 10वें स्थान से। इस स्थान के स्वामी आमतौर पे शनि होते हैं, काल पुरुष के इसके स्वामी गुरु होते हैं। इसका मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी अवस्था में शनि और गुरु, राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आप मान लीजिए कि ये पितृदोष है और पितृदोषों के कारण भी कई बार संतत्यावरोध होता है। और कई बार सूर्य और शनि के कमजोर होने से या इस द्वितीयेश, द्वादशीश, लग्नेश के छठे, आठवें, 12वें बैठने से भी संतान में परेशानी आती है। कई बार होता है सर्पशाप, मातृशाप या पितृशाप, यानी जब शनि राहु के साथ बैठ जाए, गुरु राहु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा के साथ में राहु बैठ जाए या राहु लग्न में बैठ जाए या राहु दूसरे स्थान में बैठ जाए, केतु 8वें स्थान में बैठ जाए, इन स्थानों के कारण भी कई बार ये परेशानी आती है। अब हम देखते हैं कि कई तरह के सर्प दोष, जैसे हमने कहा कि पितृशाप, मातृशाप इत्यादि जो दोष हैं वे भी आपको परेशान करती है। और एक परेशानी होती है जब प्रजनन क्षमता में कमी हो। ये स्त्री पुरुष दोनों की जन्म कुंडली में डिफरेंट होता है। आइए तो अब हम चर्चा करेंगे कि प्रजनन क्षमता। अब हम चर्चा कर रहे थे कि अगला जो प्रश्न है
कि संतान बाधा को लेकर के पुरुष और स्त्री की कुंडली में भी क्या कोई अंतर होता है, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि स्त्री का ओवुलेशन ओवम और पुरुष का स्पर्म दोनों ही काउंट होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं, देखिए कि ये जो स्त्री और पुरुष है, तो हम पुरुष की कुंडली में देखते हैं सूर्य शुक्र बृहस्पति। सूर्य माना पंचम स्थान, इस स्थान का स्वामी जो है वो सूर्य कहलाता है। तो अगर हम देखें कि किसी पुरुष की कुंडली में अगर ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं है, तो भी हम देखें कि ये परेशानी आ सकती है। ये स्थान जो होता है आमतौर पे ये थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। तो इस स्थान का स्वामी अगर खराब हो, या गुरु या शुक्र जैसे ग्रह, शुक्र आमतौर पे सप्तम स्थान का स्वामी होता है और गुरु जो है वो लाभ स्थान का स्वामी होता है। तो इन स्थानों के स्वामी है ना, जैसे ये शुक्र का स्थान है और ये गुरु का स्थान है, मतलब जब आपके जन्म कुंडली में दूसरे सातवें भाग्य और 12वें स्थान या फिर 5वें स्थान में किसी तरह की कमजोरी आ जाए, तो आप मान सकते हैं कि ये परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हम चर्चा कर रहे थे सूर्य शुक्र बृहस्पति की स्थिति राशि और नवांश में सम विषम राशि संतान की क्षमता को दिखाती है कि अगर नवमांश में सम अगर हो तो पुरुष और विषम हो तो स्त्री संतानें हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है। बहरहाल मोटे तौर पर पुरुष की प्रजनन क्षमता उसके स्पर्म काउंट से देखी जाती है और स्पर्म काउंट को हम आम तौर पे यहाँ से देखते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पुरुष की कुंडली में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो है लग्न। यदि इस स्थान का स्वामी छठे स्थान में बैठ जाए तो आमतौर पे हम देखते हैं कि हार्मोन्स की या इरेगुलरिटी हो सकती है। जब इस स्थान के स्वामी छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो हार्मोन्स की जो इरेगुलरिटी है वो आपके स्पर्म काउंट को वीक कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि जो रोगेश का संबंध लग्न से बन जाए या रोगेश का संबंध दूसरे स्थान से हो जाए या रोगेश का संबंध 7वें स्थान से हो जाए या 7वें स्थान का स्वामी रोग स्थान में बैठ जाए या 7वें स्थान का स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, तो भी कई बार वीर्य में कमी होती है और जिसके चलते संतान होने में परेशानी आती है। हम अगली चीज़ देखते हैं कि क्या किसी स्त्री की कुंडली में भी इस तरह के दोष दिखाई पड़ सकते हैं। जी, किसी स्त्री की कुंडली में हम देखें तो चंद्र मंगल बृहस्पति की स्थिति, मान लो जैसे हम बृहस्पति की बात करते हैं, तो जब भी आप किसी प्राप्ति की बात करेंगे तो आपको एकदम ध्यान रहना होगा कि आप बृहस्पति की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी शादी होगी कि नहीं, गुरु देखिए, धन मिलेगा कि नहीं, गुरु देखिए, नौकरी मिलेगी कि नहीं, गुरु देखिए। यानी जब भी आप कोई प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको गुरु की स्थिति जरूर देखनी होगी। ये तो गुरु की स्थिति होगी। अब हम देखते हैं कि जो चौथा स्थान है ये चंद्रमा का होता है आमतौर पे। तो चंद्रमा मंगल जो है वो लग्न का स्वामी होता है, यानी आमतौर पे हम स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य और खराब स्वास्थ्य को लग्न और 8वें से देखते हैं। और सम और विषम राशि, जो विषम राशि का नवमांश होता है उसमें हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो बेहतर नहीं होता, सम राशियों में स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि यदि किसी स्त्री के जन्म कुंडली में अगर लग्नेश, द्वितीयेश, छठे, 8वें या 12वें बैठ जाए, यानी लग्नेश या द्वितीयेश छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, तो आप जान लीजिए कि उसमें ओवुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम आती है। या फिर इन स्थानों पर राहु जैसे ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव पड़ जाए, इन स्थानों पर राहु जैसे ग्रह बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि संतान की परेशानी आ सकती है। देखिए, अब आप आश्चर्य करते होंगे कि इन स्थानों में राहु जो है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। एक एक करके देखते हैं। यदि हम लग्न में राहु को देखते हैं, इसका मतलब है शरीर में हार्मोन्स की रेगुलरिटी होना और किसी स्त्री में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर थायराइड जैसी परेशानी होना और कई बार पीओडी जैसी परेशानियां आ सकती हैं। ये जो दूसरे स्थान में राहु होता है, यहाँ से भी हम हार्मोन्स को देखते हैं। 5वां स्थान संतान का होता ही है और भाग्य स्थान अवसर का और 12वां स्थान राहु का। कई बार ऐसा होता है कि जब तृतीयेश छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए
तो ये सीधे संतान को तो नहीं प्राप्त करता, संतान में बाधा तो नहीं करता, मगर कहीं मन की कमजोरी जो है, मानसिक विकलांगता या मानसिक वैकल्यता के कारण भी हम संतान लेने में कई बार देरी कर सकते हैं, या संतान की जिम्मेदारी उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। इस तरह की जद्दोजहद जो होती है वो हमारे साथ में बहुत ज़्यादा होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं। तो हम एक एक करके ज्योतिषीय उपायों की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि संतान में बाधा हो तो सबसे पहली जरूरत होती है अपेक्षा, मना आपके पास में एक प्रत्याशा जरूर होनी चाहिए कि आपको संतान हो सकती है। आशा माना आशा या अपेक्षा नहीं छोड़ना, ये पहली जरूरत है कि किसी स्त्री को संतान नहीं हो सकती तो कपल पहले तो ये माने कि हमारे को संतान हो सकती है। और उसके लिए हमारे पास में दूसरी बात होती है ज्योतिषीय समाधान। किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं और ज्योतिषी के पास जाकर के समाधान ढूंढें। तीसरी बात होती है हमारे पास देव आराधन, कि हम देवताओं के आराधन के लिए तैयार रहें। और चौथी बात होती है चिकित्सकीय सलाह, कि फिर आप चिकित्सक की सलाह लेते रहें। ये सारी चीज़ें आपके निश्चित तौर पर होनी चाहिए। आप देखेंगे तब ही आपको फ़ायदा होगा, मतलब आपके जीवन में संतान हो सकती है। क्योंकि जितनी भी महिलाएं निसंतान होती हैं, जिन्हें संतान होने में परेशानी होती है, उनका मनोबल बहुत वीक होता है। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा असर मनोबल पर पड़ता है। इसलिए आशा रखें, यानी बहुत पॉजिटिव सोच रखें, और पॉजिटिव सोच रख करके चिकित्सक की सलाह लें, ज्योतिषी की सलाह लें, देवाराधन करें, और उसके बाद में ही सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहला काम जो है वो है अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। ये अज्ञात पितरों का श्राद्ध, ऐसे हमारे यहाँ हमारी अम्मा कहा करे कि बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। ठेठ बघेली में कहा जाता था कि खेती बाढ़े अपने कर्म और पूत बाढ़े पिता के धर्म। यानी संतान को लेकर के जो आपको लाभालाभ मिलने वाले हैं वह अज्ञात पितरों का श्राद्ध जरूर कराना चाहिए। अगर संतान नहीं हो रही है तो पक्के तौर पर जाना है कि पितरों की कृपा कम है, और ऐसी स्थिति में आपको अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। चलिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए? फिर इसके अलावा मंगल का व्रत करना चाहिए। ये मंगल का व्रत क्या है, आगे चल करके हम एक एपिसोड पूरा करेंगे कि मंगल का जो व्रत क्या है। एक्चुअली मंगल एक त्रिकोण यंत्र होता है, और इसमें 21 खाने होते हैं, और इस मंगल यंत्र की प्रतिष्ठा करा करके 1 वर्ष तक मंगल का व्रत करना चाहिए। नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित करना चाहिए, और पति पत्नी दोनों श्रद्धा से करें। अब एक प्रश्न मन में आता है आपके कि भी मंगल का व्रत कब शुरू करें, तो किसी भी महीने के पहली मंगल से मंगल का व्रत शुरू करना चाहिए, और 52 सप्ताह मंगल का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं को अगर अशौच बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति में तो व्रत की संख्या गिन लें और 52 सप्ताह का व्रत करें जरूर। मतलब कभी बीच में व्रत भंग हो जाए तो चिंता बिल्कुल न करें, पर व्रत 1 वर्ष तक लगातार करना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो फिर आहार का संयम करना चाहिए और बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ये एकदम याद रखिए। और तीसरी बात क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे पंचमेश और बृहस्पति की पूजा करेंगे। मान लो आमतौर पे पंचमेश माना पंचम स्थान सूर्य का होता है, तो सूर्य और बृहस्पति की पूजा करें, तो बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ का दान करें। एक संतान गोपाल मंत्र का ओम ह्रीम श्रीम क्लीं ग्लौं देवकी सुध गोविंदो, ऐसे ही जो मंत्र है इसका पाठ करना चाहिए। और नवग्रह शांति, जिसमें रुद्राभिषेक करके और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लाल किताब के उपाय भी लिखे कि चांदी के तार को दूध में डाल करके नियमित 40 दिन तक अगर पीते रहे तो भी बोलते हैं कि संतान को लेकर के जो परेशानियां दूर हो जाती हैं। मदार की जड़ यानी अर्क की, आग की जो जड़ है वो कमर में बांधे, नीम की जड़ के पास रखें, इससे भी संतान की परेशानियां दूर होती हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करने से बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन करें और कोशिश करें कि जड़ी बूटियों से अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर करें। आमतौर पे पौधे और जीवों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम देखते हैं कि संतत्यावरोध दूर होता है। याद रखें, आत्मना जायते
पुत्र मतलब अपने अपने जीवन का अंश होता है संतान, और संतान नहीं होना या ये एक तरह की निष्फलता होती है। और ऐसा वृक्ष जिसमें संतान, जिसमें फल ना हो, ऐसी स्त्री जिसे संतान ना हो, ऐसा पुरुष जिसे संतति ना हो, अपने आप को असंतुष्ट मानते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आपके जीवन में इस तरह का गंभीर परेशानी आ रही हो तो आप निराश ना हो। आप हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देख करके और फिर एक निर्णय लें कि इनमें से कौन सा उपाय। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप ज्योतिषी के पास जाएं। जाहिर है कि आप चिकित्सा के पास जा चुके होते हैं, और फिर ज्योतिषी के पास जाएं, जन्म पत्री दिखाएं, जन्म पत्री दिखा कर ग्रहों का उपचार करें, आपको फ़ायदा जरूर होगा। याद रखें, आपको हमारे एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार हमारे इस कार्यक्रम को एक एकेडमिक इंटरेस्ट से भी देखते हैं। तो आप इस पूरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करें। एक हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमें कॉल करते हैं या हमसे बात करते हैं, उनके बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे रहते हैं। एक प्रश्न आया था कि हम प्रेम विवाह को कैसे कम से कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान कृष्ण का ब्याह रुक्मिणी से हुआ था, वो प्रेम विवाह था। राम का विवाह सीता से हुआ तो सीता का स्वयंवर हुआ था। तो ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल यदि कोई बालक या बच्ची या बेटा या बेटी अपने लिए पार्टनर चुनता है तो इसे इतनी बड़ी विषमता नहीं देखनी चाहिए। समता सब सो चाहिए, ब्याह बैर रूपरीत। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोच को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। और हम जिन बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, जो बच्चे कारपोरेट में नौकरी करते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा करते हैं, जो वैज्ञानिकी प्रतिस्पर्धा में देश को आगे ले जाते हैं, जो दिन भर में लाखों डिसीजन लेते हैं, अगर वो अपने विवाह का निर्णय ले लेते हैं तो इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। माता पिता भी अगर हो सके तो निर्णयों में शामिल होकर के इसे ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विवाह विवाह होता है, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, विवाह विवाह होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों को अपने विचार बदलने चाहिए। बहरहाल ये मेरे विचार थे, जरूरी नहीं कि आप मेरे विचार से सहमत हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यदि देश में ज़्यादा बेहतर सोसाइटी बनानी हो, एक अच्छी कम्युनिटी बनानी हो, तो हमें लोगों के विचारों का सम्मान करने का सामर्थ्य होना चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे तो हम फिर बात करेंगे कि प्रेम विवाह कैसे देखते हैं। चर्चा हुई प्रेम विवाह की, और इन दिनों में सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता प्रेम विवाह का हो रहा है। तो प्रेम विवाह कैसे होता है, कैसे आप अपनी कुंडली में प्रेम विवाह को दे सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड का। और ये एपिसोड कैसे लगा इसे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा अपने विचार, अपनी राय, और ये भी लिखेगा कि आप अगला एपिसोड किस विषय पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।